नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल एजुकेशन एंड टेक गुरु में। मित्रों, आज हम एक अंग्रेजी ग्रामर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामर की जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, जिसका नाम है क्लॉज। क्लॉज के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। परीक्षा की दृष्टि से और कंपटीशन की दृष्टि से बच्चों, ये ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज का व्याकरण अर्थात ग्रामर। तो बच्चों, आज का जो ग्रामर है साथियों, आज का जो ग्रामर है उसके अंतर्गत जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम पढ़ने वाले हैं क्लॉज। तो जो क्लॉज होता है उस क्लॉज के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग ये जान लें, समझ लें कि ये जो क्लॉज होता है इसमें और कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको क्लॉज के अंतर्गत जैसे कि नाउन क्लॉज हो गया और फिर इसके बाद एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, साथ ही साथ एडवर्ब क्लॉज हो गया। तो ये जितने भी क्लॉजेज हैं बच्चों, ये सारे क्लॉजेज को के बारे में हमें जानकारी लेना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो परीक्षा में क्वेश्चंस आते हैं इन तीनों क्लॉज के ऊपर आते हैं। और अगर आपको इन तीनों क्लॉज के बारे में जानकारी नहीं है तो आप जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे आप उनके आंसर नहीं लिख पाएंगे। एक बात और बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। क्वेश्चन के रूप में आपको पूछा जाता है कि अंडरलाइन दी क्लॉज एंड नेम इट। इसका मतलब ये है कि आपको जो वाक्य दिया गया रहेगा उस वाक्य में क्लॉज कौन सी है। अब जैसे नाउन क्लॉज हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकती है या एडवर्ब क्लॉज भी हो सकती है। तो इन तीनों में से कोई भी क्लॉज हो सकती है। तो आपको क्या करना है, उतने वाले भाग को अंडरलाइन करना है। और नेम इट का मतलब है कि आपको बताना है कि ये नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है। ठीक है बच्चा, ठीक है मित्रों। तो बढ़ते हैं हम आगे के भाग की तरफ। अब हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे कि एक जो क्लॉज होता है मित्रों, ये जो क्लॉज होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि क्लॉज जो मुख्यतः मतलब मेन जो क्लॉज होता है वो दो प्रकार का होता है बच्चों। अभी यहाँ पे दो प्रकार कौन सा हो गया है, तो दो प्रकार जो हो गया है उसमें पहला जो प्रकार होता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लॉज। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। कहने के लिए उसको हम मुख्य उपवाक्य भी कह सकते हैं। अच्छा, कोई भी वाक्य रहता है बच्चों तो उसे दो भाग में हमें विभाजित करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो जो पहला वाला भाग होगा उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, मुख्य उपवाक्य कहेंगे। और उसका जो दूसरा वाला भाग है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है, आपको मैं उदाहरण दूंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, आश्रित उपवाक्य। यानी आगे चल के मैं आपको ऐसे वाक्यों के बारे में बताऊंगा कि जिस वाक्य में आपको दो चीजें नजर आएंगी, एक तो मुख्य उपवाक्य रहेगा और दूसरा जो वाक्य रहेगा उसके ऊपर निर्भर रहेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे मैंने क्या बातें क्लियर की आपको, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि क्लॉज के कितने प्रकार होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा प्रकार कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, तो अब यहाँ हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है बच्चों, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसके तीन प्रकार माने जाते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे पहला वाला हमें नाउन क्लॉज पढ़ना है, ठीक है, दूसरा क्लॉज जो है एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ना है, और जो तीसरा क्लॉज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। तो इन तीन क्लॉज को, यानी अगर नाउन क्लॉज को, एडजेक्टिव क्लॉज को और एडवर्ब क्लॉज को आपने अच्छी से पढ़ लिया तो आपको क्लॉज अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये जो ग्रामर है बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आपको जानकारी रहेगी तो ही आसान है, अगर जानकारी नहीं है तो आप इसे अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा बच्चों। फिर से मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसके तीन प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज, द एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। तो आपको मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, उस उदाहरण से आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल की सहायता से हम लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इन दोनों जो क्लॉज है इसमें फ़र्क क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण कुछ ऐसा है, देखिए, आई एक्सेप्ट दैट ही वॉज रॉन्ग, ये आपको उदाहरण दिया गया है। अब इस उदाहरण में अब क्या नजर आ रहा है, जो पहला वाला भाग है बच्चों, मतलब ये वाला आई एक्सेप्ट वाला जो भाग है ये क्या है, इसको हम कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज।
क्या कहने वाले हैं बच्चों? जो आई एक्सेप्ट वाला भाग है उसको हम क्या कहने वाले हैं? उसको हम कहने वाले हैं प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, अब इसमें एक दूसरा वाला भाग है। अब ये वाक्य आप देखोगे यहाँ पे लिखा है, देखो आई एक्सेप्ट, इसके आगे क्या लिखा है? दैट ही वॉज रॉन्ग। ठीक है, तो अभी इसमें दैट ही वॉज जो रॉन्ग है, यहाँ से ये वाला जो उसी वाक्य का जो दूसरा भाग हम मान रहे हैं, जैसे दैट ही वॉज रॉन्ग, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, क्या कहेंगे? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपको क्या नजर आया? एक ही वाक्य में हमें दोनों क्लॉज मिल गई, प्रिंसिपल क्लॉज भी मिल गई, यानी कहने का मतलब हमें प्रिंसिपल क्लॉज भी मिल गई, और दूसरी क्लॉज कौन सी मिल गई? हमें सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी मिल गई। ठीक है, तो अभी ये सब ऑर्डिनेट क्लॉज है बच्चों, हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि हमने आपको बताया कि ये जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है इसमें 3 प्रकार होते हैं, नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एडवर्ब क्लॉज होता है। ठीक है, तो आपको कभी भी अंडरलाइन करने के लिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज ही आएगा, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि सब ऑर्डिनेट क्लॉज क्या है। अच्छा, एक एग्जाम्पल से मैं आपको और समझाना चाहूंगा। जैसे यहाँ पे लिखा है आई नो वेल, फिर देखिए दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब आपको आइडिया मिल गई होगी कि जो दैट से लेके वाला भाग है ये पूरा आपका सब ऑर्डिनेट क्लॉज में चला जाएगा। ठीक है, और इसके पीछे वाला जो भाग है आई नो वेल, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज में चला जाएगा। तो एग्जाम में आपको क्या करना रहता है? एग्जाम में आपको सिर्फ अंडरलाइन करना रहता है। क्या करना रहता है? आपको अंडरलाइन करना रहता है। ठीक है, चलिए, तो अभी दूसरे एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ पे बताया भी गया है कि ये जो आई नो है, ये वाला भाग जो है ये आपका क्या है बच्चों? ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, और जो दूसरा वाला भाग है, मतलब दूसरा वाला भाग कौन सा था? उसी के सेंटेंस के अंदर एक और भाग आपको नजर आया, वो भाग कौन सा था बच्चों? वो था दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो ये कौन सा क्लॉज हो जाएगा? सब ऑर्डिनेट क्लॉज। बच्चों ध्यान में रखिए, अभी सब ऑर्डिनेट क्लॉज के भी अंतर्गत आपको 3 क्लॉज पढ़ने हैं। अब कौन सी क्लॉज पढ़ने हैं? नाउन क्लॉज पढ़ने हैं, एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ने हैं और एडवर्ब क्लॉज पढ़ने हैं। तो ध्यान रखिए आप लोग। हाँ, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, अब शुरुआत करते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। जो मेन चीज़ें हमें सीखना है, मुख्य बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, वो है नाउन क्लॉज। ठीक है, पहला क्लॉज का नाम क्या है? नाउन क्लॉज। तो जो वाक्य है ना बच्चों, जो आपको एग्जाम में दिया रहेगा, हो सकता है वो नाउन क्लॉज का हो, या हो सकता है एडजेक्टिव क्लॉज का हो, या हो सकता है वो एडवर्ब क्लॉज का हो। ठीक है, तो कैसे पहचानेंगे कि ये नाउन क्लॉज का है? तो देखो बच्चों, क्या होता है, अक्सर जो कनेक्टिव्स होते हैं, ठीक है, जो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, जो कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हु, विच, दैट। अभी इसमें आपने क्या देखा? ऊपर वाले वाक्य में क्या देखा? आप देखिए, ऊपर वाले वाक्य में क्या दिखाई दे रहा है? दैट यू विल गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ जो दैट से शुरुआत हुई है, और उसके पहले वाला जो उदाहरण अगर आप देखोगे तो उसमें भी कुछ दैट से शुरुआत हुई थी। देख लीजिए, यहाँ पे आप अच्छे से देखिए, आई एक्सेप्ट दैट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमें थोड़ा एक लॉजिक बैठ रहा है कि मतलब दैट से शुरू होने वाले जो वाक्य है, कुछ ऐसा लग रहा है कि नाउन क्लॉज है, बट बच्चों हमेशा नहीं है। दैट से शुरू होने वाला क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है। ये अंतर डिफरेंस मैं आपको क्लियर करूंगा जब मैं एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना तो हमें समझ में आया कि दैट से शुरू होने वाला जो वाक्य है थोड़ा थोड़ा नाउन क्लॉज लग रहा है। तो देखिए, अभी ये जो नाउन क्लॉज होता है, ये क्या काम करेगा वाक्य में? तो जो नाउन क्लॉज होगा, नाउन का कार्य करेगा, अर्थात संज्ञा का कार्य करेगा। ठीक है, ये तो ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें यहाँ पे आना है कि नाउन क्लॉज जो होता है ये वाक्य में किस तरह प्रयुक्त किया जाता है, ये वाक्य में दिखता कैसे है, कैसे नजर आएगा, कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैंने अभी आपको अगर बता दिया कि दैट से शुरू होने वाला जो वाक्य रहेगा उसे आप नाउन क्लॉज कह दीजिए, लेकिन वो हमेशा सही नहीं बैठेगा, क्योंकि दैट से शुरू होने वाला वाक्य कभी कभी एडजेक्टिव क्लॉज भी हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, अब जो ये नाउन क्लॉज है, मान के चलिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हु, विच, दैट, ये सारे जो कनेक्टिव्स आ रहे हैं, इसी से हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ऐसा मान लीजिए, और हो ही रहा है ऐसा। लेकिन उसके लिए कुछ शर्त है। उसके लिए शर्त क्या है कि आपको देखना है कि ये कहाँ प्रयुक्त किए जा रहे हैं, कैसे प्रयुक्त किए जा रहे हैं। तो जो बच्चों नाउन क्लॉज होता है ना, वो 4 तरीके से, 3 से लेकर 4 तरीके से वो प्रयुक्त किया जाता है। तो जो पहला वाला तरीका है वो है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, एज ई सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब।
तो नाउन क्लॉज जो रहेगा क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में रहेगा बच्चों। देखिए बच्चों, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में रहने का मतलब क्या होता है कि हमें मालूम है कि कोई जो वाक्य रहती है, कोई भी वाक्य रहता है, उसमें जो पहला वाला भाग रहता है वो सब्जेक्ट रहता है, और जो दूसरा वाला भाग रहता है वर्ब रहता है, और तीसरा वाला जो भाग रहता है ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि व्हाट ही सेड वॉज फॉल्स, व्हाट ही सेड वॉज फॉल्स। तो अभी यहाँ पे देखिए जो व्हाट ही सेड ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला भाग जो है ये नाउन क्लॉज है। लेकिन ये नाउन क्लॉज क्यों है, किसके रूप में है? तो बच्चों ये जो नाउन क्लॉज है एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में है। मतलब आप अगर वाज को आप बच्चों क्रिया मान लोगे, समझो ये वाज आपकी क्रिया है, तो क्रिया के पहले वाला जो सेंटेंस है उसको आप क्या कहोगे? सब्जेक्ट कहोगे। ठीक है, इज एम आर वाज वेयर के पहले जो वाला भाग माना जाएगा वो जो रहेगा वो नाउन क्लॉज माना जाएगा। ठीक है, लेकिन नाउन क्लॉज कौन से रूप में माना जाएगा बच्चों? एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया के कर्ता के रूप में। अब ये दूसरा भी एग्जाम्पल देख लीजिए, वेन आई शैल रिटर्न, ध्यान दीजिए, वेन आई शैल रिटर्न, यहाँ तक देखिए। फिर इसके बाद इज आ गया, इज मतलब क्या हो गया? वो क्रिया हो गई, अनसर्टेन। तो अभी इज के पहले वाले, इज के जो पहला वाला भाग होता है उसे हम सब्जेक्ट समझते हैं, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है? वेन आई शैल रिटर्न। तो बच्चों ये पूरा नाउन क्लॉज होगा, और नाउन क्लॉज में भी क्या होगा? एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। क्या होगा? एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ठीक है, तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब हमने नाउन क्लॉज तो समझा, लेकिन नाउन क्लॉज का सिर्फ एक ही भाग समझा, एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। अब हम यहाँ पे देखिए लिखा है, ऊपर के दिए गए वाक्य में नाउन क्लॉज क्या है बच्चों? बोल्ड शब्द, ये जो ब्लैक लेटर में जिसे अभी मैंने हाईलाइट किया पीले कलर से, ये सारे जो का शब्द, ये जो शब्द है, ये क्या है? नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। क्या है? नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। ठीक है, अभी हम आगे दूसरा वाला जो भाग है बच्चों, अब यहाँ पे हम देखेंगे नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी हो सकता है, मतलब इज एम आर वाज वेयर के बाद भी ये आ सकता है। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि हमने हु विच दैट वाई, ये सारे जो कनेक्टिव्स है वही हमें मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप वाक्य पढ़ोगे तो बच्चों देखो ही सेड, सेड क्या है बच्चों? सेड क्रिया है, और क्रिया के बाद आने वाला जो चीज़ रहता है उसे हम ऑब्जेक्ट समझते हैं। तो क्रिया के बाद आने वाला क्या है? दैट ही वुड नॉट रेड। ठीक है, तो ये वाला भाग हमारा क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन क्लॉज तो होगा, अगर उसमें और स्पेसिफाई करना है, आपको बताना है, तो एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बताइए। ठीक है, अब यहाँ देखिए, टेल मी वाई ही डिड इट, जितने भी बोल्ड लेटर हैं बच्चों वही सब नाउन क्लॉज है। तो यहाँ पे देखिए टेल मी लिखा है, टेल मी क्या होगा बच्चों? वर्ब। ठीक है, वाई ही डिड, वाई ही डिड इट, वाई ही डिड इट वाला जो भाग है डब्ल्यू से जो शुरू हो रहा है, ये बच्चों ये क्या हो जाएगा? आपका नाउन क्लॉज। लेकिन नाउन क्लॉज का कौन सा रूप होगा? एज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। क्यों? क्योंकि क्रिया के बाद इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी लिखा है कि जो बोल्ड में शब्द है वो सभी शब्द क्या है बच्चों? नाउन क्लॉज है एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। ये जो नाउन क्लॉज, इसे हम नाउन क्लॉज कहेंगे जो बोल्ड वाले शब्द है। तो बोल्ड वाले शब्द कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया ऊपर, जिससे पहले दैट ही वुड नॉट रीड, वाई ही डिड इट, ये वाले बोल्ड वाले। ठीक है, अभी नाउन क्लॉज खत्म नहीं है बच्चों। तीसरा प्रकार देखिए नाउन क्लॉज का, तीसरा जो प्रकार है एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। ठीक है, क्रिया के पूरक के रूप में। अब ये क्या होता है बच्चों? जरा इसको पहचाना तो बड़ा, अब इसको जरा पहचानिए। तो इसमें क्या है? जैसे लिखा है लाइफ इज व्हाट वी मेक इट, लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है? देखिए यहाँ भी वर्ब है, तो बच्चों ये जो इज है ना ये भी वर्ब है, लेकिन ये इज एम आर वाज वेयर इनको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद अगर आपकी क्लॉज शुरू होती है हु विच दैट व्हाट वाई से, तो उसे समझ लीजिए कि नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब। तो यहाँ इज के बाद कौन सा भाग आ रहा है बच्चों? देख लीजिए, व्हाट वी मेक इट, तो ये आपका हो जाएगा नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इसी प्रकार आप दूसरा भी देख लीजिए, दैट ही पास्ड इन द एग्जामिनेशन, तो ये वाला भाग जो बच्चों रहेगा ये क्या रहेगा? नाउन क्लॉज एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। बच्चों ये जो इसके पहले वाला जो है आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब में मैंने क्या कहा कि क्रिया के बाद, लेकिन बच्चों सेड जो है, टेल है, ये मुख्य क्रियाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी जो क्रिया
यूज की गई है, जैसे इज हुआ, ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब है। देखो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब किसको बोलते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर। इनके बाद अगर शुरुआत हो रही है तो वो भी नाउन क्लॉज है, लेकिन वो कौन सा रूप रहेगा, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए तो हम आगे के स्लाइड की तरफ, आगे के भाग की तरफ बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अगला वाला इसके बाद वाला जो टाइप्स है वो है गवर्न बाय प्रीपोजिशन। बच्चों ये बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रीपोजिशन होते हैं ना, जैसे टू, ऑन, विच, टू ऑन हुआ, और ऑन, टू ऑन के साथ साथ जैसे आपको अंडर हुआ, विथ हुआ, बाय हुआ, फ्रॉम हुआ, है ना, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, स्थान सूचक अवयव होते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्थान सूचक अवयव क्या हुआ, जैसे ये टू हो गया बच्चों, ठीक है। तो अभी टू के बाद क्या है, यहाँ पे देखिए कौन सी क्या शुरुआत हो रहा है, व्हाट आई सी। तो ये व्हाट आई सी जो रहेगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, गवर्न्ड बाय द प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन के बाद। अभी फिर यहाँ देखिए हाउ यू वर्क, तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन के बाद क्लॉज शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को कंफ्यूजन दूर हुआ होगा बच्चों। मैं एक बार फिर से आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ, फास्ट रिवीजन करा देता हूँ, कि जरा देख लीजिए नाउन क्लॉज में हमने क्या क्या पढ़ा। देखिए नाउन क्लॉज में हमने सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा, उसका उदाहरण मैंने आपको दिया। फिर दूसरा जो हमने पढ़ा बच्चों, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी यहाँ पे मुख्य क्रिया सेट दिया है, तो इसके बाद वाला जो भाग शुरू हो रहा है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो हमने पढ़ा बच्चों, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। अब जो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये सारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। तो लिंकिंग वर्ब्स के बाद जो शुरू होता है, जैसे लिंकिंग वर्ब यहाँ पे इज दिया है, उसके बाद शुरू हो रहा है व्हाट वी मेक इट, तो ये आपका हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया गवर्न बाय प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशंस के बाद शुरू होते हैं, जैसे टू हुआ, ऑन हुआ, फ्रॉम हुआ, है ना, ये सारे प्रीपोजिशंस होते हैं बच्चों। तो इनके बाद शुरू हो रहा है क्लॉज, तो आप समझ जाइए कि नाउन क्लॉज एज अ गवर्न बाय द प्रीपोजिशंस है। ठीक है, तो आपने नाउन क्लॉज के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली होगी कि कैसे शुरुआत होता है और किसके बाद होता है। देखिए मैंने आपको फिर से बोला था कि जो नाउन क्लॉज है और एडजेक्टिव क्लॉज बच्चों, दोनों अक्सर हु, विच, दैट, वाई से शुरुआत होते हैं। हु, विच, दैट, वाई जैसे कनेक्टिव से इनकी शुरुआत होती है, लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर रहता है। अब वो मैं अंतर यहाँ पे बताऊंगा। जो दूसरी क्लॉज है वो है सब एडजेक्टिव क्लॉज बच्चों। ठीक है, नाउन क्लॉज हमने खत्म कर लिया, अब हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो एडजेक्टिव क्लॉज रहता है उसकी खासियत क्या बात रहती है। देखो खासियत बात तो ये है बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान रखो, एडजेक्टिव क्लॉज अक्सर हु, विच, देखिए कनेक्टिव देख लीजिए, हु, विच, दैट, ठीक है, विच, और फिर यहाँ पे आता है वाई, वेयर, हु। ठीक है, ये सारे वाक्य एक ही चीज है, यहाँ पे रिपीट हो गया बच्चों, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे विच 2 बार रिपीट हो गया है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए। बाकी की यहाँ पे हु भी 2 बार रिपीट हो गया है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए, एक ही बार है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो उसको जरा समझ लीजिए आप लोग। तो आपको हु, विच, दैट और वाई, यही सारे कनेक्टिव्स आपको इस्तेमाल में आएंगे। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पे क्या है, जो अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव क्लॉज है। तो देखिए एडजेक्टिव क्लॉज में हु, विच, दैट, वाई वाले जो कनेक्टिव्स रहेंगे उनके पहले नाउन का प्रयोग किया गया रहेगा। यही पहचानने वाली चीज़ है बच्चों। अगर ये आपने पहचान लिया तो आपको नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में अंतर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, तो एग्जाम्पल से आपको हो जाएगा क्लियर। अब देखिए लिखा है दिस इज द बुक विच आई परचेज स्टरडे, मतलब ये जो बुक है मैंने उसे कल खरीदा। तो अभी ये बच्चों ये जो विच से शुरू हो रहा है वाला भाग, विच आई परचेज एस्टरडे, तो इसके पहले आप देखोगे ना बच्चों एक नाउन का प्रयोग किया गया, और वो नाउन कौन सा है, वो बुक है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि एडजेक्टिव क्लॉज में हमेशा नाउन के बाद जो क्लॉज शुरू होती है वो एडजेक्टिव क्लॉज होती है। एडजेक्टिव क्लॉज भी हु, विच, दैट, वाई से ही शुरू होती है। अब यहाँ दूसरा वाक्य देख लिए, ही हैज अ ब्रदर, ठीक है, ब्रदर क्या है, नाउन। अब यहाँ पे हु, आई नो, ठीक है, देख समझ में आया। और दूसरा वाक्य देख लीजिए, यहाँ पे दूसरा वाक्य लिखा है आई वेंट टू द प्लेस वेयर मिस्टर गुप्ता लिव। तो यहाँ पे प्लेस जो होगा बच्चों वो क्या हो गया आपका जो नाउन होगा, और वेयर मिस्टर गुप्ता लिव से वो क्या होगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज होगा। इसी प्रकार एवरीबॉडी लव्स द बॉय, फिर यहाँ से आप पकड़ लीजिए, वाई से एक अंडरलाइन कर लीजिए, हु स्पीक द ट्रूथ,
तो अभी ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। और इसके पहले क्या प्रयुक्त किया है, बॉय क्या है, नाउन है। तो समझ गए बच्चों कि आपको एडजेक्टिव क्लॉज में जहां से हु विच दैट वाई से शुरू कर रहे हो तो उसके पहले नाउन आया ही होगा। अगर नाउन नहीं आया तो समझिए वो नाउन क्लॉज होने के चांसेस है, ठीक है। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया। अब हम आते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बहुत छोटा है, पहचानने में बहुत आसान है बच्चों, पहचान सकते हैं आप। अब जो तीसरा क्लॉज है सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंतर्गत हमने 3 क्लॉज के बारे में बात की थी, नाउन क्लॉज और दूसरा जो क्लॉज था एडजेक्टिव क्लॉज। अब तीसरा जो क्लॉज है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज। क्या बोलते हैं, एडवर्ब क्लॉज का मतलब होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब क्लॉज की खासियत क्या है बच्चों की, जो एडवर्ब क्लॉज रहता है उसके कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब प्रकारों के बारे में क्या करना है, कनेक्टिव्स जो उनको कनेक्ट करते हैं उनकी जो पहचान है कि कैसे पता चलेगा वाक्य में कि ये एडवर्ब क्लॉज ही है और ये एडवर्ब क्लॉज का कौन सा प्रकार है। तो मैं प्रकार के बारे में डिटेल दे देता हूं आपको। जो पहला प्रकार है बच्चों एडवर्ब क्लॉज एज अ टाइम, मतलब यहाँ पे समय सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया रहेगा। अब बच्चों समय सूचक शब्द कौन से होते हैं अंग्रेजी में, जैसे एज हुआ, एज सून एज हुआ, नो सूनर हुआ देन, है ना, वाइल, एज लॉन्ग, आफ्टर, ठीक है। ये सारे क्या है, टिल, अनटिल, ये सब समय सूचक शब्द है बच्चों। अगर यहाँ से अगर कुछ दिख गया आपको वाक्य में तो समझिए यहाँ से एडवर्ब क्लॉज की शुरुआत हो गई है, ठीक है। कभी कभी बच्चों ने एडवर्ब क्लॉज के प्रकार के बारे में भी पूछ देता है कि नेम इट एंड अंडरलाइन इट एंड नेम इट। तो आपको एडवर्ब क्लॉज बताना है लेकिन उसके साथ साथ आपको बताना है कि उसका प्रकार कौन सा है, ठीक है। तो ये सारे जो शब्द मैंने अभी अंडरलाइन किए ये समझ जाइए कि आपको एडवर्ब क्लॉज एज अ टाइम के रूप में बताएं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के रूप में जाने जाएंगे या उसका प्रकार माना जाएगा। अब यहाँ पे लेता हूं मैं एग्जाम्पल, देखिए यहाँ लिखा है वेन आई, जितने भी बोल्ड लेटर है बच्चों सब एग्जाम्पल आपको क्लॉज एडवर्ब क्लॉज की तरफ बता रहे हैं। वेन ही केम आई मेट हिम। अब इसमें वेन वाला जो शब्द है बच्चों ये तो समय सूचक शब्द है, समय सूचक शब्द होने की वजह से बना एडवर्ब क्लॉज, बट एडवर्ब क्लॉज के अंदर भी क्या बना, एडवर्ब क्लॉज ऑफ अ टाइम, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देख लीजिए, आई रीच्ड आफ्टर ही हैड गॉन, मैं जब वहां पहुंचा तो जा चुका था, ठीक है। इसका मतलब ही हुआ तो आफ्टर ही हैड गॉन, आफ्टर आने की वजह से आफ्टर जो शब्द है वो समय सूचक शब्द है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज एज अ टाइम, ठीक है। अब हम दूसरा प्रकार पढ़ते हैं, बस सिर्फ बच्चों आपको खाली उनकी पहचान ध्यान में रखना, बहुत ही आसान है। अब जो दूसरा प्रकार है बच्चों वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, स्थान सूचक शब्द होंगे, जैसे वेयर हुआ, वेयरएवर हुआ, ये सब स्थान सूचक है। तो अगर आपको वाक्य में दिख गए तो समझ जाइए कि ये कौन सा होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ अ प्लेस होगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आस्क्ड हिम wherever he may be found। अच्छा, यहाँ पे जो wherever he may be found बच्चों ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है। कैसे पता चला, wherever से शुरुआत हुई है। दूसरा वाक्य देख लिए, दे वेंट वेयर द लिविंग वॉज चीपर, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर से लेके पूरा वाक्य का आप क्या कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवर्ब क्लॉज, लेकिन एडवर्ब क्लॉज ऑफ अ प्लेस हुआ क्योंकि यहाँ पे स्थान सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। बच्चों मैंने तो दूसरा प्रकार आपको पढ़ा दिया। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार में। तीसरा जो प्रकार है वो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। यहाँ पे कुछ कारण सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया रहेगा। अब कारण सूचक शब्द क्या होते हैं बच्चों, जैसे बिकॉज हुआ, ठीक है, सिंस हुआ, फॉर हुआ, एज नाउ हुआ, ठीक है। इसके साथ साथ दैट का भी प्रयोग किया जाता है। ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द जो होते हैं कारण सूचक शब्द होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज सिलेक्टेड। अब देखिए दैट ऐसा है ना कि इसका रीजन के रूप में भी आता है। रीजन मतलब क्योंकि वाला, जो जैसे बिकॉज मतलब क्योंकि है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वाक्य को पढ़ के समझना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या आ रहा है। तो यहाँ पे ही वॉज हैप्पी है तो इसमें बच्चों जैसे दैट ही वॉज सिलेक्टेड, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे दैट से अक्सर हमने नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज देखा है, लेकिन अभी यहाँ पे वाक्य का मतलब अलग आ जाता है कि यहाँ बिकॉज वाला टाइप वाला सेंटेंस दिखने लगता है दैट का जो प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ अ रीजन। तो दैट वाला जो वाक्य दिया गया है बच्चों जरा उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए, ठीक है। अभी आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज जेंटल, तो बिकॉज ही इज जेंटल, बिकॉज से तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, ठीक है। और ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन में ही इसका नाम दिया गया है, ये जो टाइटल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी हम अगला प्रकार देख लेते हैं। अगला प्रकार जो है बच्चों एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, उद्देश्य सूचक शब्द। अब ये क्या है, जैसे सो हुआ, सो दैट हुआ, है ना, सच दैट हुआ। देखिए ये सब
इन ऑर्डर दैट हुआ। ये सारे जो शब्द दिए हैं बच्चों, इसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य सूचक शब्द। ठीक है, अब आइए यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। अब इसका मतलब क्या है, वो बहुत कठिन परिश्रम करता है ताकि वो पास हो सके। सो दैट मतलब ताकि। ठीक है, वी ईट सो दैट वी मे लिव। हम खाना क्यों खाते हैं, ताकि हम लोग जीवित रह सके। तो ये जो सो दैट है बच्चों, ये वाला जो रहेगा ये आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज। लेकिन एडवर्ब क्लॉज का कौन सा टाइप हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ अ पर्पस। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना पड़ रहा है, बस आप कनेक्टिव्स ध्यान रखिए, उनकी पहचान क्या है वो ध्यान रखिए, आसानी से आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अब अगले प्रकार की तरफ आ जाते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, जिसको ढंग बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, एज देख लिए, पहचान क्या, एज यहाँ पे है, एज इफ ये है, एज दो है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही डिड एज ही वॉज टोल्ड। फिर यहाँ से आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। दूसरा, इट हैपेंड एज आई टोल्ड यू। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे वाक्य की रचना के हिसाब से, क्योंकि एज जो शब्द है बच्चों टाइम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो वाक्य की रचना के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा और फिर उसे आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ कंडीशन मतलब शर्त की बात होती है। शर्त वाले होते हैं इफ अनलेस वाले वाक्य, दो, ऑल दो। ठीक है, इफ अनलेस वाले वाक्य देख लीजिए, इफ और अनलेस वाले वाक्य देख लीजिए, इफ नॉट, वेदर और प्रोवाइडेड इन केस। ये सारे जो वाक्य दिए गए, या जो वाक्य रहते हैं जिनकी शुरुआत इनसे होती है, इन शब्दों से होती है, तो आप समझ जाइए कि ये सारे शब्द की वजह से वो पूरा वाक्य क्या बन जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू। अब यहाँ पे क्या हुआ, इफ़ यू कम, ये इफ़ यू कम वाला जो भाग है बच्चों, ये कंडीशनल भाग है, इसलिए बनेगा एडवर्ब क्लॉज। लेकिन एडवर्ब क्लॉज में भी क्या बनेगा, कौन सा टाइप बनेगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है, अब दूसरा देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो अनलेस यू वर्क हार्ड को आप अंडरलाइन कर दीजिए और वो हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। चलिए आगे आते हैं, अगला प्रकार पढ़ते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, जिसको हम बोलते हैं विरोधाभास। थोड़ा हम फटाफट लेते हैं। अब एडवर्ब क्लॉज ऑफ विरोधाभास में क्या आएगा, दो आएगा। ठीक है, ऑल दो आएगा। इसके साथ इवन, इफ, हाउ एवर, ऑल द सेम, ये सारे वाक्य प्रयुक्त किए जाएंगे। दो, ऑल दो जरा फेमस है बच्चों, ये ध्यान दीजिए। अब इसकी एग्जाम्पल जो है वो देख लेते हैं अच्छी तरह से। जैसे दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, तो भी वो ईमानदार है। इसका मतलब अब दो से शुरुआत हो गया तो हम इसको करेंगे अंडरलाइन। ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज ऑफ, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास जिसको बोलते हैं। मतलब वो गरीब है तभी भी ईमानदार है, इसको हम विरोधाभास बोलते हैं, समझ में। ठीक है, और दूसरा, आई शैल कम इवन इट रेन्स। अब इसका मतलब क्या है कि बारिश होगी तभी भी मैं आऊँगा, ये विरोधाभास है। बारिश हो गई, होने वाली है, होगी तभी भी मैं आऊँगा, मतलब विरोधाभास है। नहीं आना चाहिए लेकिन आऊँगा, ये विरोधाभास है। ठीक है, लेकिन हमें तो आइडेंटिफाई करना है कि ये क्लॉज कौन सी है, तो क्लॉज हो जाएगी एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, अब आते हैं आगे वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। जो होता है अगला जो टाइप है, अगला जो प्रकार है वो होता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक शब्द। कैसे होते हैं बच्चों, एज देख लीजिए, है ना, सो एज हुआ, द एस्ट जैसे बोलते हैं ही इज द बेस्ट पर्सन, है ना। फिर ई आर देन, ही इज बिगर देन यू, ऐसे शब्द है। ही इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन द एरिया। ठीक है, द बेस्ट, तो बेस्ट में EST वर्ड आया, तो मतलब जो हम लोग डिग्री पढ़ते हैं ना, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव डिग्री, तो कंपैरिजन वाली बातें वहाँ पे बताई जाती हैं। तो वो सब क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ही इज नॉट सो फुल एज यू थिंक, आ गया, सो एज आ गया, तो आपकी क्लॉज होगी यहाँ से एज यू थिंक से लेके यहाँ पे क्या हो गया, ही इज ओल्डर देन यू आर, तो देन से शुरू कर दीजिए, देन यू आर, ये हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं, अगला जो प्रकार है, ये जो आखिरी प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, परिणाम सूचक शब्द। अब इसमें क्या होता है, सो दैट, सच दैट। देखिए बच्चों, इसके पहले भी सो दैट, सच दैट हमने प्रयोग किया था, लेकिन वो सो दैट और सच दैट एक ही साथ प्रयोग में आते थे। बट यहाँ देखिए कुछ ये दूर दूर आएंगे, जैसे ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, एक साथ नहीं है, सो दैट एक साथ नहीं है। तो ही इज सो टायर्ड मतलब कि वो इतना थका था कि वह चल नहीं पाता था।
ठीक है, चल नहीं सका ऐसा बोल सकते। तो यहाँ जो दैट वाला पार्ट है बच्चों, ये हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट क्या आया है, दैट ही मे कैन नॉट वॉक, ये उतना थका था। इट वॉज सो कोल्ड दैट मैनी पीपल्स डाइड, इतनी ठंडी थी कि बहुत सारे मर गए। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट से लेके जो वाला भाग है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो मैंने बच्चों आपको एडवर्ब क्लॉज के सारे प्रकार के बारे में आपको जानकारी दे दी है। आपको सविस्तार जानकारी देने का कारण यही है कि आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो उसे अच्छे से आप उसे लिख पाए। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है बच्चों, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अंडरलाइन दी क्लॉज, क्लॉज को अंडरलाइन करना है और नेम इट करना है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन आई केम, ठीक है, जब मैं आया, ही रैन अवे, वो भाग चुका था, ठीक है, या भाग गया था। तो व्हेन आई केम का मतलब, व्हेन तो समय सूचक शब्द है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। ठीक है, दूसरा देखिए, इफ यू विश टू स्लीप नाउ यू मे डू। अब इफ से शुरुआत हो रही है, बहुत ही आसान है। इफ से शुरुआत होने का मतलब क्या हो गया, ये एडवर्ब क्लॉज का टाइप है, बट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन है। यहाँ देखिए, ही सैट डाउन टू रेस्ट बिकॉज, अब बिकॉज से शुरुआत हो रही है, तो बिकॉज से शुरुआत होने वाली क्या होती है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। ठीक है, अब देखिए दूसरा, आई मेट अ बॉय हु गेव मी योर लेटर। अब यहाँ हु से तो हमें मालूम है कि ये हो जाएगा क्लॉज, बट इसके पहले क्या है, देखिए इसके पहले बॉय नाउन है। अब नाउन आ गया तो मतलब ये हो जाएगी एडजेक्टिव क्लॉज। अब यहाँ देखिए, सी डिनाइड दैट सी हैड रिटन द लेटर। अब ये डिनाइड बोलोगे तो मुख्य क्रिया के रूप में है, और इसके बाद वाला जो भाग है दैट सी हैड रिटन द लेटर, ये वाला हो जाएगा बच्चों क्लॉज। बट क्लॉज में कौन सा प्रकार होगा, नाउन क्लॉज। और नाउन क्लॉज में भी कौन सा प्रकार होगा, क्योंकि क्रिया के बाद आ रहा है, मुख्य क्रिया के बाद आ रहा है, तो नाउन क्लॉज एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो सेशन में, आज के इस लेक्चर में मैंने आपको क्लॉज के बारे में पूरी जानकारी दी। क्लॉज के कितने प्रकार होते हैं ये भी मैंने बताया, और क्लॉज को कैसे पहचाना जा सकता है ये सारी भी जानकारी मैंने आपको दी। अब परीक्षा में किस प्रकार क्लॉज पूछा जाएगा वो भी मैंने आपको बताया, कि आपको वाक्य दिया गया रहेगा, आपको अंडरलाइन करने के लिए कहा जाएगा, और नेम इट जरूर कहा जाएगा। नेम इट का मतलब है उस क्लॉज के नाम को भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी जाके आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो बच्चों, आज का जो क्लॉज वाला वीडियो था, सेशन था, आपको कैसा लगा जरूर इस पे कमेंट करें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। हाँ, फिर से कहूँगा कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएंगे, और समय समय पर आप सारे जो वीडियोज़ रहेंगे, जो ग्रामर रहेंगे, व्याकरण रहेंगे, उसका आप लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।